दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं कहने वाला हूं ना तो किसी पार्टी का प्रचार है ना ही किसी की बुराई। ये पूरी हकीकत है जो मध्य प्रदेश में पिछले 20-22 सालों से मैं देखते आया हूं। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आप सभी के समक्ष आज लेके प्रस्तुत हुआ हूं। और आज का विषय थोड़ा सा बड़ा है, वीडियो भी बड़ा होगा, पर इस विषय को देखिएगा अवश्य। हमारे कुछ मित्र कुछ दिनों से जब मेरे पिछले कुछ वीडियोस आए तो उसमें उन्होंने कहा कि क्या आपने बीजेपी छोड़ दी, क्या आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में जो हकीकत है, जो मध्य प्रदेश के जनता के साथ विगत 22-25 वर्षों से होता आया है, क्योंकि उससे पहले मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ सुना है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल क्या था, कैसा था। क्योंकि जब मैं 2002-3 में भोपाल आया, तब प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी थी और बिजली की स्थिति बद से बदतर थी, सड़कों की स्थिति भी बहुत बदहाल था। बहुत उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुश्री उमा भारती जी के नेतृत्व में बना मध्य प्रदेश में, और उन्होंने काम बहुत अच्छा शुरू किया। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी दिग्विजय सिंह के विरुद्ध, तो बहुत अच्छा काम शुरू किया उन्होंने। उसके बाद कुछ विवादों के कारण उनको हटाया गया। निरंतरता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया। बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री बने तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे काम हुए। उसके बाद हमारे माननीय मामा जी का पदार्पण हुआ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने भी बहुत काम करवाए, बहुत अच्छी योजनाएं, बहुत सारी चीजें को क्रियान्वयन करवाया उन्होंने, और मध्य प्रदेश को निरंतर बिजली में, सड़क में, प्रगति में बिना संकोच के या बिना किसी हिचक के मैं ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की तरक्की में निरंतरता वृद्धि हुई। परंतु मध्य प्रदेश में एक चीज जो बहुत पीछे छूट गई, या एक चीज व्यापक रूप से उसको कहें दूसरे शब्दों में, कि मध्य प्रदेश में जो बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उस पे मामा का ध्यान क्यों नहीं गया, या मामा के इर्द गिर्द जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे उनका ध्यान क्यों नहीं गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जितने भी जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी नजर इन सभी चीजों पे क्यों नहीं गया। अब मैं आपके सामने कुछ प्रमुख विभागों के नाम बोलूंगा जिसकी स्थिति, वैसे तो मध्य प्रदेश में जो सरकारी तंत्र है उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। उनके एक भी कर्मचारी नहीं बचे हैं। 99% कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। कई विभाग बंद होने के कगार पे हैं। कई विभाग आउटसोर्स पे चल जा चुका है। 99%, 90% चीजें जो है वो आउटसोर्स पे जा चुका है। ये विडंबना है मध्य प्रदेश का। आज की स्थिति ये है कि मामा सभी योजनाओं की घोषणा करते हैं, परंतु उस योजनाओं को क्रियान्वयन करवाने के लिए उस विभाग में कर्मचारी और अधिकारी ही नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है मध्य प्रदेश की। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट देखा गया है युवाओं का बेरोजगारी। अभी मैं कुछ विभागों का नाम बताऊंगा। सबसे पहले शिक्षा विभाग शुरू करता हूं कि किसी भी प्रदेश या देश को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्कूली शिक्षा हो, चिकित्सा शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, किसी भी चीजों में सीधी भर्ती नहीं निकली है विगत 20-22 वर्षों में। निकली भी है तो संविदा के रूप में उसको कहीं कहीं थोड़े बहुत खानापूर्ति किया गया, परंतु विभाग सुचारू ढंग से चले इसके लिए कोई व्यवस्था पिछले 20-22 सालों में नहीं किया गया। कुछ अन्य विभाग हैं जैसे नगरीय विकास एवं आवास। नगरों के विकास एवं उनकी आवास की जिम्मेदारी जिस विभाग में है, उन विभागों की इंजीनियर्स, उन विभागों के कर्मचारी पिछले 20-22 साल में सतत रूप से सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, परंतु सीधी भर्तियां नहीं निकली।
वहां भी नदारद है। युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ते जा रहा है, परंतु उनको रोजगार नहीं मिला। दूसरी तरफ विभाग खाली होते चले गए। इस पे जो जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स थे, उनका ध्यान क्यों नहीं गया, या मामा को इस जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे मध्य प्रदेश वर्तमान की सरकार से। उसके बाद खनिज संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मतलब नल जल जो योजनाएं अभी चल रही हैं, और जल को सुचारू ढंग से सभी घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जाता है। और जल संसाधन, खेतों तक पानी पहुंचाना, सिंचाई। बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं मामा के राज में आया, उसको इंप्लीमेंट भी किया गया, परंतु उसी विभाग के हजारों कर्मचारी, सैकड़ों कर्मचारी रिटायर होते चले गए, सेवानिवृत्त होते चले गए। इस बात पे मामा का ध्यान क्यों नहीं गया, ये विडंबना है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति विभाग है, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है, श्रम है, ग्रामीण पंचायत विकास विभाग जो गांव और पंचायतों को विकास करता है निरंतर, चाहे वो जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, उसमें भी कर्मचारी निरंतर सेवानिवृत्त होते चले जा रहे हैं। महिला बाल विकास है, पशुपालन है, कृषि कल्याण है, मछुआ है, कल्याण तथा मत्स्य कल्याण विभाग है, एवं अन्य अन्य बहुत सारे विभाग है। वैसे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो बहुत अत्यधिक लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मुख्य मुख्य ये जितने भी विभाग हैं उसमें लगातार लोक निर्माण विभाग एक रह गया। इसमें लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी, मध्य प्रदेश के संपूर्ण निर्माण हो रहे हैं, संपूर्ण निर्माणों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग को जाता है। परंतु उनकी ये स्थिति है कि जिस संभाग में एसडीओ के नीचे जितने उपयंत्री होने चाहिए, या एक कार्यपालन यंत्री के नीचे जितने एसडीओ होने चाहिए, बिल्कुल नहीं है। एक एसडीओ कई जगह पे एसडीओ प्रभारी कार्यपालन यंत्री के रूप में काम कर रहा है। सीधे सीधे कार्यपालन यंत्री और सीधी भर्तियां तो बंद ही है, तो कहां से आएगा वो कर्मचारी, कहां से उन सीटों को भरा जाएगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश का विकास वर्तमान में निरंतर पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि जब आपके पास काम करने के लिए, किसी योजनाओं को इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन करवाने के लिए कर्मचारी ही नहीं है, तो कैसे काम करवाएंगे आप। आज मध्य प्रदेश के सभी विभाग वेंटिलेशन पे चल रहा है, वेंटिलेटर पे चल रहा है, वेंटिलेटर पे बिल्कुल ऑक्सीजन जब तक लगा हुआ है तब तक वो विभाग चल रहा है। इनको करना ये चाहिए कि निरंतर सीधी भर्ती लगातार चलाते रहना चाहिए हर वर्ष, हर 2-4 वर्षों में, जिससे कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनके साथ साथ नए लोग भर्ती निरंतर होते रहते, उनके अनुभव की छत्र छाया में वो काम करते, एक दिन वो भी अनुभवी हो जाते और उनके सीनियर रिटायर सेवानिवृत्त हो जाते, तो विभाग या मध्य प्रदेश का विकास निरंतर रूप से चलते जाता। परंतु ऐसा नहीं हुआ, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं गया। एक माननीय मामा जी के राज में एक नया ट्रेंड चला है, हालांकि वो अभी जो कोरोना काल गया उसमें वो चीजें शुरू हुई थी, परंतु आज भी वो निरंतरता से चल रहा है, जिसका नाम है वीसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम पे अधिकारी पूरे दिन एसी में बैठकर जनता की ऐसी की तैसी करता है, काम बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि माननीय कलेक्टर साहब, माननीय प्रमुख सचिव, माननीय अन्य 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 वीसी ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले रहे हैं। इसीलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोबाइल या अपने मॉनिटर पे उसको ऑन करके रखा हुआ है, बैठा हुआ है एसी चला के पूरे दिन, उसको फील्ड से कोई लेना देना नहीं। वैसे भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है विभाग में, और एक ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नई बीमारी चली है, वो तो प्रदेश का बेड़ा गर्क और चौपट करके छोड़ेगा। सोमवार को अगर आप किसी कार्यालय में जाते हो तो क्या चल रहा है, कलेक्टर साहब टीएल ले रहे हैं, कोई भी प्रमुख अधिकारी नहीं मिलेगा आपको किसी विभाग में, कलेक्टर साहब टीएल ले रहे हैं, टीएल में चले गए अधिकारी कर्मचारी। उसके बाद मंगलवार को वीसी चल रहा है, बुधवार को पता नहीं क्या चल रहा है, गुरुवार को, मतलब आप ये समझो कि वैसे भी सरकारी कर्मचारी जो है वो काम करने के लिए तो आतुर होते ही नहीं है। कभी 12 बजे ऑफिस आते हैं, 1:30 बजे लंच हो जाता है, 3 बजे घर चले जाते हैं, अपने बस्ता समेटने की तैयारी करते हैं
और 4 बजे तक अपने घर चले जाते हैं। तो सरकारी काम होगा कब? इन स्थिति परिस्थिति पे मामा को ध्यान देना था। आज चुनाव, जब 2023 का चुनाव आ गया, पूरे अमले को लगा देंगे चुनाव में, निर्वाचन आयोग सभी अधिकारी को चुनाव में लगा देगा, उसके बाद भी आउटसोर्स करना पड़ेगा कर्मचारियों को अन्य अन्य राज्यों से। 18 के चुनाव में भी यही हुए, या अन्य अन्य राज्यों में भी निरंतरता से यही होता जा रहा है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एक तरफ बेरोजगारी देश में बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ ये किसी भी प्रकार की सीधी भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं। जब इनसे कहो कि सीधी भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हो, तो ये कहते हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ेगा राज्य के कोष पे। तो मैं ये जानना चाहता हूं, या ये मैं पूछना चाहता हूं आप सभी जिम्मेदारों से, कि क्या आज 40-50 लोग हवाई यात्रा से जा रहे हैं तीर्थ दर्शन करने? समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ? क्या वो हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन करने से प्रदेश का विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह की तामझाम छोड़ें। लाडली बहना योजना सबसे रद्दी योजना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। यह मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया सबसे रद्दी योजना है। क्या उससे राज्य के कोष पे आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा? एक घर में अगर 3 महिलाएं पात्र हैं, तो आप 3,000 रुपए उस घर को दे रहे हो। आपको करना बहुत सामान्य सी बात है कि उस घर में जो अभी गैस सिलेंडर 1,000-1,200 रुपए का जा रहा है, उसको 500 रुपए का कर दो। अन्य अन्य जितनी भी चीजें हैं उसकी महंगाई कम करो। आप बैठे बिठाए पूरे राज्य को निकम्मा करते जा रहे हो, बिना किसी काम को मुफ्त की आदत लगाए जा रहे हो, जिससे कि राज्य की प्रोडक्टिविटी जीरो होती जा रही है माननीय मामा जी। और उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आपको 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा। यही ये छोटी छोटी चीजें मिलके इतनी बड़ी हो चुकी है, जिसका एंटी इनकम्बेंसी आप शायद नहीं झेल पाओगे, और इसी कारण आपकी सरकार जाने की कगार पे है। तो मित्रों, इस तरह के अन्य टॉपिक के साथ आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से अन्य अन्य मुद्दों के साथ, अन्य अन्य टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।